हाँ जी, तो चैप्टर जो डिफरेंशियल है वो मुश्किल नहीं है, आपका इंटीग्रेशन खराब है। हाँ, ये यही मुद्दा है मेन। अच्छा सुनो, अगर मान लो कि आप इसको टी मान लेते तो इसको टी मानने के बाद, हाँ जी, इसको टी मानने के बाद ना मालूम है ना, बताना इसका डिफरेंशिएशन आना क्या चाहिए। 1 + x² को, इधर भी सुन लो यार, वैसे ही हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। 1 + x² को टी मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए। क्या dx के साथ यहाँ 2x गिवन है। आप एक काम करो, रेशनलाइज करने के बदले ये ट्रिक ज्यादा बेटर होगी कि आप 2x से मल्टीप्लाई और 2x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और 2x से डिवाइड करने के बाद इसे लिख दो 2x का स्क्वायर। बात समझ आई, क्लियर यहाँ पर। अब आप लेट कर लो √1 + x² को z के बराबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। चलो अब दोबारा से डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आएगा। और ये भी कि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। शाबाश। अब आगे 1 का, x² का, z² का, और उसके बाद dz बाय, हाँ जी, dx वाला पार्ट अगर आप शिफ्ट कर दो तो ये देखो 2x और dx दोनों वाला पार्ट रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, 2z और dz के साथ। पर नहीं तो ऊपर वाले पार्ट में इसको हमने क्या माना है, तो यहाँ z आ गया। डिनोमिनेटर में अभी भी x² बाकी होगा। बताना जरा x² की वैल्यू अगर निकालनी तो कहां से निकाली जा सकती है। वेरी गुड। यहां से अगर x² निकाला जाए तो रिजल्ट आएगा z² -1। यहां प्लेस कर देंगे z² -1। ऊपर आ गया z², नीचे आ गया z² -1 dz। अच्छा आगे क्या करें सॉल्व करने के लिए। हाँ जी बताओ। नहीं, इसे रेशनलाइज करने से ना ऊपर आ जाएगा z² इंटू में z² +1, और नीचे आ जाएगा z4 -1। तो फायदा कैसे हुआ। और कुछ, अच्छा बात बताओ, ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर बराबर है, हाँ या ना। और जब ऊपर वाली पावर बराबर हो या बड़ी हो, जब ऊपर वाली पावर बराबर हो या बड़ी हो, तो पहला स्टेप क्या करना होता था, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना। तो या तो इस क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते थे, z² -1 डिवाइडेड बाय z² करके आप ये सॉल्व कर सकते थे। या एक और तरीका है, आप बच्चे ऊपर -1 +1 करो, और अगर आप -1 +1 करोगे तो -1 +1 करने के बाद डिनोमिनेटर से मैच करता हुआ पार्ट अलग कर लो और ये वाला पार्ट अलग कर दो। इस वाले पार्ट को कट कर देना, कैंसिल करने के बाद यहाँ 1 आ गया, और यहाँ बचा 1/z² -1, साथ में आ गया dz। इससे कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने रैशनलाइज शुरू में कर दिया होता और उसके बाद सॉल्व करते तो मैं दोबारा कह रहा हूँ 2 पेज तो आराम से हो जाएंगे, काफी लेंदी होगा। इसलिए बेटर ये होगा कि आप इस वाले क्वेश्चन में अंडर रूट वाले पार्ट को ही टी मानो, पर उससे पहले 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये बताओ 1 का इंटीग्रेशन आदित्य क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन z के हिसाब से करना है, क्या होगा। रुक जाया करो। हाँ जी, 1/z² -1 की बात करें तो फॉर्मूले में या तो इनवर्स आता है या लॉग आता है। आप बस इतना बता दो कि इनवर्स आएगा कि लॉग आएगा। लॉग आएगा, फॉर्मूला होगा 1/2a log z-1 अपॉन में z+2। अब ये बताओ z हमने माना किसको था,
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो आप अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे z की जगह प्लेस कर देना। क्लियर है यहाँ पर? हाँ जी क्लियर है यहाँ तक। अब आगे I1 तो नोट किया था ना आपने? अब I1 का मतलब है कि लेफ्ट में आप ये वाली वैल्यू डालोगे और राइट में ये वाली वैल्यू प्लेस करोगे। I1 और I2 दोनों निकालने के बाद आप लेफ्ट और राइट में वैल्यू प्लेस करोगे। लेफ्ट का रिजल्ट क्या था? अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस C1 था, और इसके बाद अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये C1 और C2 दोनों मिलाकर के यहाँ C लिख देना, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन के आपको आते होंगे ना, और मैं दोबारा कह रहा हूँ इंटीग्रेशन के 4 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। पहला सब्स्टिट्यूशन है, अगला कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर पार्शियल है, उसके बाद बाय पार्ट्स। अगर आप ये 4 टॉपिक कर लोगे तो उससे इंटीग्रेशन ये वाला चैप्टर भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आपको ये 4 टॉपिक नहीं आते तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, खासकर जिनको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ज्यादातर क्वेश्चन में आपने सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई किए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। सी है, फिफ्थ नहीं है। हाँ जी, सॉल्व करके अलग अलग करके दो। हाँ जी, सबसे पहले वाले पार्ट में, हाँ सबसे पहले वाले पार्ट में कोई और तरीका काम नहीं करेगा, बाई पार्ट्स लगाने आपको। रूल याद है, आइलेट के हिसाब से अरेंज करो। आइलेट के हिसाब से अरेंज करने पर लॉग पहले आएगा, अलजेब्रा बाद में आएगा। पहले वाला सेम रहेगा और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। फिर उसके बाद पहले वाले का तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y होता है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और दोनों का वापस से क्या करना है, ये हो गया पहला पार्ट। y का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई 2, और राइट वाला पार्ट भी हमको सॉल्व करना आना चाहिए। राइट वाले पार्ट में क्या था, अगर बाहर ये x हो, किसी को तो याद होगा, अगर बाहर ये x हो और अंदर फंक्शन हो और डेरिवेटिव हो। हाँ जी, अगर बाहर ये x हो और अंदर वाले पार्ट में फंक्शन हो और डेरिवेटिव हो, तो बताओ जरा इसे सॉल्व करने पर रिजल्ट किसके बराबर आता था? इसमें सॉल्व करना नहीं होता था, सीधा लिखा जाता था एक्स के साथ क्या बचेगा, यानी आप यहां लिख दोगे एक्स के साथ फंक्शन बचेगा। पर फंक्शन कौन सा होगा, साइन स्क्वायर होगा कि साइन 2x होगा? किसको डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरा आएगा? अगर साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, चेक करना। साइन एक्स और साइन एक्स का, यानी हम इसे लिख सकते हैं साइन
इसका मतलब है फंक्शन होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये होगा फाइनल आंसर। अगर यहाँ पर log y के साथ y स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ पर भी e में चेंज करते, पर क्योंकि साथ में y स्क्वायर आ रहा है तो चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए यही छोड़ देना। पता इतनी बात समझ आई? समझ तो खैर क्या ही आगे, पर डिफरेंशियल का पार्ट क्लियर है कि आपको अलग अलग करना है बस यहाँ, और अलग अलग करने वाला पार्ट क्लियर है। इंटीग्रेशन रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा, नहीं करोगे तो फिर ये भी जीरो रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसे क्या बोला जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? अगर यहाँ पर सी की फॉर्म में रिजल्ट है तो आप इसे जनरल बोलोगे या पर्टिकुलर बोलोगे? अब हमें सीखना है फाइंडिंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है dy by dx इक्वल टू -4xy²। ये क्वेश्चन है हमारा। अलग अलग करने के बाद, अब तो बहुत प्रैक्टिस होगी, तो अलग अलग करने के बाद सीधा लिख देता हूँ y² यहाँ, और -4x यहाँ छोड़ देते हैं, और दोनों साइड का कर देते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा साथ में यहाँ नोट करो क्वेश्चन में, गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो पहले y के साथ y अलग कर दिया, x के साथ x अलग कर दिया, और दोनों साइड का इंटीग्रेशन निकाल लिया। नियति y² 1/y² का इंटीग्रेशन किया। हमेशा थोड़ी लॉग आएगा, y की पावर -2 और यहाँ आ जाएगा ये। हाँ अब बोलो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? हाँ तो क्या होगा, -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और यहाँ होगा x की पावर 1 + 1 अपॉन में सी की वैल्यू निकालने से पहले साइन मत चेंज करना, वरना आप कुछ और ही कर दोगे यहाँ पर। इतना हो गया, समझ आया? y² का इंटीग्रेशन और x का इंटीग्रेशन निकाल लिया, और ये करने के बाद इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। पर क्या हमें जनरल चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए? और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में गिवन क्या होता है, किसकी वैल्यू पता होती है? सी की वैल्यू कांस्टेंट पता होता है। यही पता करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है y बराबर है 1 के और x बराबर है किसके, 0। तो आप इस वाले क्वेश्चन में y की जगह 1 पुट कर दो, और इस वाले क्वेश्चन में x की जगह पर 0 पुट कर दो, और ये बताओ कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? कांस्टेंट की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। अब ये वाली वैल्यू यूज करना है यूजिंग c इक्वल टू -1 इन जनरल सॉल्यूशन। -1/y -2x² -1। अब माइनस कॉमन लेकर के कट कर देना। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2x² + आंसर ऐसे छोड़ दो, y की वैल्यू निकाल कर। तो क्लियर है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बस एक स्टेप आगे जाना है, y और x की वैल्यू गिवन होगी, पुट कर देना। अच्छा एक मिनट,
इसी बात को ऐसे लिखना कि कभी कभी इस फॉर्म में गिवन होगा y1 सॉरी y0 इक्वल टू 1। इसका मतलब होगा y की वैल्यू गिवन है 1 के बराबर और यहां पर आपने x को डाला होगा 0 के बराबर। इसका मतलब ये हो तो इस फॉर्म में आ जाए तो भी ये क्लियर होना चाहिए कि y 1 के बराबर है और x 0 के बराबर। ले रहे हो? चलो क्वेश्चन करो अगला। हाँ जी, क्वेश्चन पहले ही बता दो कि सारे के सारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में निकालना क्या होता है। पर इसमें क्वेश्चन में गिवन है cos डी बाई डी एक्स। आप हाँ आप डी बाई डी एक्स निकालने के लिए पहला काम करना, cos को शिफ्ट करके बना देना cos इनवर्स और dx को शिफ्ट कर देना, dx आ जाएगा cos इनवर्स a के साथ। अब करो इंटीग्रेट और सॉल्व करके आंसर। कैसे करेंगे? अगला भी होगा cos इनवर्स से। नालायक को डिफरेंशिएशन। हाँ वरुण, कैसे करेंगे? अरे कैसे करेंगे आप? हाँ इधर का तो y आ गया, उधर वाले का क्या करें? वेरी गुड। ज्यादा सोचने नहीं था, cos इनवर्स a आ रहा है ना कि x ना y। और cos इनवर्स a के आने का मतलब क्या है? ये कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, यानी इंटीग्रेशन दोनों में 1 का करना है। यहां पर भी 1 का और यहां पर भी 1 का। पता ना 1 का इंटीग्रेशन लेफ्ट में क्या होगा और राइट में साथ में आ जाएगा प्लस सी। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में गिवन है y बराबर है 1 के और x बराबर है 0 के। इसे कहा जाएगा जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आप यूज कर लेना यूजिंग अबव वैल्यूज इन जनरल सॉल्यूशन। y के बदले 1 लिख देना और x के बदले 0। 0 से मल्टीप्लाई करके सब 0 होगा। c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के। और आपका फाइनल आंसर होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 1। ये होगा आपका फाइनल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, शायद ये कर पाओ। इस बार गिवन है log dy by dx इक्वल टू 3x प्लस 4y। और आपको क्वेश्चन आगे कहता है गिवन दैट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। गिवन दैट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। चलो करो। हाँ बोलो ना। हाँ जी, लॉग हटाने के लिए क्या किया जाए? बस अगर लॉग हटाना है तो लॉग हटाना, क्योंकि निकालना पहले डी बाई डी एक्स है ना। तो डी बाई डी एक्स निकालने के लिए राइट वाला पार्ट ई की पावर में शिफ्ट होगा और ई की पावर में शिफ्ट करने के बाद अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता? अलग कर दो। अलग करने के बाद y वाला पार्ट y के साथ और x वाला पार्ट x के साथ शिफ्ट कर दो। कर दो दोनों को इंटीग्रेट।
ऊपर जाके बन जाएगा ई की पावर -4y dy, और यहां बन जाएगा ई की पावर 3x dx। इसका ई की पावर 3x का क्या होगा? ई की पावर 3x अपॉन में 3 होगा। अगले वाला, अच्छा आप बताओ, ई की पावर -4y का अपॉन अपॉन -4। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इतने पे छोड़ना है। अब ये बताओ कि सी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था, y कितना और x कितना। अगर y 0 है, x 0 है, नहीं ना है, तो e की पावर 0 अपॉन -4 होगा, और e की पावर 0 अपॉन में 3 होगा। किसी भी टर्म की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 1 अपॉन -4, 1/3, -1/4 और -1/3 को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद -7/12। ठीक है, आप यहाँ पे एलसीएम लेकर के आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अब अगला, ये टाइप खत्म होने वाला है, 2 क्वेश्चन बाकी वो कर लो, ताकि अगली क्लास में बिल्कुल नया टॉपिक हम शुरू करें। और ये इसका डी बाई डी एक्स निकालो। क्या? चलो करो। बता के गई बस। बाकी आधे नालायक तो छुट्टी पर ऐसी है। करो जल्दी। आदित्य बताओ, इस वाले पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट में किसको लेट करें? 1 माइनस, और क्या एलिमिनेट हो जाएगा? आप ही सॉल्व कर दो ना इसके बदले। 1 - y² को अगर टी मान लिया जाए तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा? बिल्कुल आप उसे नालायक ही समझते हो ना, मतलब 2 बाय तो आई है पर क्वेश्चन में, थोड़ा गलत बोल गया। हाँ, एलिमिनेट क्या होगा क्वेश्चन से? ये देख रहे हो, ये उस हिसाब से तो कभी क्लास नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, लेफ्ट वाले में किसको टी मानना चाहिए? 1 - y² को। अगर 1 - y² को टी मानेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करने पर क्या गायब होगा? y वाला पार्ट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, y गायब होगा, और उसके बाद 1/√t, आपने अगर रूट कोई टी माना हो तो 1/t सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इस वाले पार्ट में कोई तरीका सॉल्व करने का, क्या सब्स्टिट्यूशन लग रहा है? तो बाई पार्ट्स लगा दो, करो अपने आप करो, फाइनल आंसर निकाल लें।
अर्नव, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पर? अर्नव, क्या आएगा? अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे। वन का टी आएगा। आगे आगे वन का वाई स्क्वायर का, और अगर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, बोले वो। खैर आप ही बता दो। अच्छा मान लो ना टी के हिसाब से कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का आपने कर दिया 2y, और कुछ आएगा? अगर y को t के हिसाब से करेंगे तो कुछ आएगा? अच्छा आगे बोलो, टी स्क्वायर का। वैसे यहाँ डिफरेंशिएशन y के हिसाब से किया जाएगा, तो यहां नहीं आएगा, और ये dt बाई डी वाई यहाँ नजर आएगा। इसके बाद y और dy की वैल्यू बराबर होगी माइनस टी और dt के। हाँ यहाँ देख लो, इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद रिजल्ट आएगा माइनस टी, और नीचे वाले पार्ट को अपने टी माना था, तो टी से टी कैंसिल होगा। वन बचा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर वन का इंटीग्रेशन टी आ गया, तो टी को कुछ लेट किया था उसकी वैल्यू बता दो। ये आपके आई वन का रिजल्ट आ गया। हाँ जी, ये आ गया। अच्छा राइट वाले पार्ट में अब कोई सब्स्टिट्यूशन तो लग नहीं रहा, आपको वहां लगाना है बाई पार्ट्स। बोलना जरा बाई पार्ट्स में एक्स पहला बनेगा कि एक्स पहला बनेगा? फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा, एक्स या एक्स? आइलेट के हिसाब से एक्स एलजेब्रा और एक्स एक्सपोनेंशियल पहले क्या आएगा? एलजेब्रा पहले आएगा, तो फर्स्ट वाला एज इट इज होगा, और सेकंड वाले का माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के बाद इक्वेशन, बस जनरल सॉल्यूशन के बाद अब आपको वैल्यू डालनी है। क्वेश्चन में गिवन कितना था, y, और x की वैल्यू 0। अब y को जब 1 पुट करोगे तो ये सारा का सारा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ x को 0 डालने पर ये वाला पार्ट 0 होगा, और यहाँ e की पावर 0 से एक आंसर आएगा। ये 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, e की पावर 0 1 होता है, तो c का आंसर कितना आ गया? -1। -1 यहाँ प्लेस कर दो। हाँ जी क्लियर है था। चलो e की वैल्यू क्या, माइनस कॉमन लेने के बाद? हाँ, तो बाकी सबके साइन चेंज होंगे, वो -1 आएगा, फिर कॉमन होगी। सही है, बिल्कुल सही है। चलो भाई, आखिरी क्वेश्चन हो सकता है, अगर जतिन सॉल्व कर दे अकेले तो। अब ठीक है। हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका बदल दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, अरे शांत पहले सुनो, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4। अच्छा देखो, पहले क्वेश्चन में आपको y अलग से x अलग से दे रखा होता था, अब आपको पॉइंट की फॉर्म में दे रहा है, यानी x की वैल्यू गिवन है 0 के बराबर, और y की वैल्यू किसके बराबर है? π/4 के बराबर। और अब डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है, whose differential equation is, यानी यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका बदल दिया है। whose differential equation is sin x cos y
इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। चलो सबसे सॉल्व हो जाएगा, जल्दी करो। हाँ कुछ एक्सेप्शन हमेशा होंगे तो उनको छोड़ देते हैं, सबसे बाकी सबसे हो जाएगा सॉल्व। चलो देखो, ये सिर्फ वही कर पाएंगे जिन लोगों ने रिवीजन की होगी अपने फॉर्मुलेस की। टेन का फॉर्मूला याद है, कॉट का फॉर्मूला याद है। अगर टेन या कॉट का फॉर्मूला आता होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और क्या फॉर्मूला टेन का? आपकी तो प्रोसेसिंग स्लो है इतनी ना। अरे नहीं यार। हाँ जी चलो जल्दी करो। पर अगर सब कुछ पर अगर सब कुछ भूल गया भी बताया था। और ना डी बाई डी एक्स की वैल्यू बोलो क्या आ रही है? हाँ तो कर लो ना। हाँ जी, तो डी बाई डी एक्स निकाल के अलग करने के बाद के रिजल्ट आपके सामने ये रहे। डी वाई के साथ आ रहे साइन वाई अपॉन कॉस वाई, और डीएक्स के साथ आएगा साइन एक्स अपॉन में। अब दोनों साइड का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये फॉर्मूला टेन का बना। टेन का फॉर्मूला याद ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताना जरा, कॉस वाई को अगर टी मान लिया जाए तो कॉस वाई को टी मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन वाई या साइन वाई? माइनस साइन वाई, यानी ये ऊपर वाला एलिमिनेट हो गया। बचा हमारे पास वन अपॉन टी। क्या होता है वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन? यानी इसका आंसर आएगा माइनस लॉग टी। और टी हमने किसको माना था? सेम कहानी यहाँ। अगर हम कॉस को टी मान ले तो कॉस को टी मानने से क्या आ जाएगा? माइनस और साइन ये दोनों आ जाएंगे। अब ये बताओ, अगर माइनस साइन आ गया और नीचे हमने टी माना हुआ है तो वन बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? यानी इसको सॉल्व करने में रिजल्ट आएगा लॉग कॉस। हाँ जी, कांस्टेंट के साथ कुछ ध्यान रखना होगा। गलत। अगर सब कुछ लॉग में तो यहां भी क्या लिखोगे? अब आगे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू गिवन है 0 और वाई की वैल्यू किसके बराबर है? पाई बाय 4 के। आप यहां लिखोगे लॉग कॉस 0, सॉरी लॉग कॉस पाई बाय 4, और यहां लिखोगे लॉग कॉस 0। कितना आ गया लॉग सी? एक काम करो और आसान कर देता हूं।
फाइनल वैल्यू आ रही है सीकेंट एक्स सीकेंट वाई इक्वल टू सी। इस तरह सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता। आप यहाँ पर एक्स की जगह 0 डालो और वाई की जगह पाई बाय 4 बोला था ना। अगर एक्स को 0 और वाई को पाई बाय 4 प्लेस करोगे तो बताओ आपके पास अब रिजल्ट क्या आएंगे। एक होगा सीकेंट 0 और अगला क्या होगा। अब सीकेंट 0 1 होता है और सीकेंट पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री होता है √2/1, यानी सी का रिजल्ट आ जाएगा √2। और ये वाली वैल्यू जब आप इस वाले क्वेश्चन में इस पार्ट में प्लेस करोगे तो रिजल्ट आएगा सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट वाई बराबर होगा √2। तो क्लियर है बात यहां तक। होमवर्क की फोटोज भेज रहा हूँ, 2 पेजेस हैं, कंप्लीट करके लाना परसों सारे, मतलब बचे हुए जो है दशहरा, कोई दशहरा ब्रेक। कल मैथ्स की छुट्टी है, अकाउंट्स के लिए आना आपको। 12 है, 12 से